ऐसे लगता है जैसे सेबों के बागान से मैं लीची के बागान में आ गई हूँ। मैं बिहार जब आई थी तो बिहार का रूप कुछ मतलब पटना आई थी मैं। पटना का रंग रूप कुछ और ही था। कुड़ियाँ तो स्वर्ग में बनती हैं। तो उसके बाद एक बिहारी मुझे मिला और मैंने सुना है कि बिहारी जो हैं वो जाति के मामले में बहुत कट्टर होते हैं कि हम लोगों ने अगर प्रेम किया तो बहुत त्याग तपस्या की, तब हमारा हम मिल पाए एक दूसरे से। ऐसा है कोई एक दो दिन में या एक दो साल में लेखक नहीं बनता। मुझे लगता है ये एक ईश्वर प्रदत्त खुदा की देन होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज में हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। कहते हैं कि लेखनी वो लंबी रेस की दौड़ में अपने आप को स्थापित करती हैं और फिर वो हिमाचल की वादियों से निकलकर किस तरीके से बिहार में आकर अपनी लेखनी के शिखर तक पहुंचती हैं, ये दास्तां हम जानेंगे आज की हमारी गेस्ट यानी कि भावना शेखर जी से। अपनी लेखन से कैसे उन्होंने ये लंबी सफर को तय करते हुए बिहार में अपने आप को स्थापित करते हुए नेशनल लेवल तक अपने आप को पहुंचाया, यानी कि भारत की वो पहचान बनी। कई प्रकाशकों द्वारा उनके किताबों को प्रकाशित किया गया, जैसे कमल प्रकाशन। और किस तरीके का उनका सफ़र रहा, या फिर प्रोफेसर का रहा हो या फिर एक लेखिका का, कितना वो संघर्ष भरा रहा या फिर कितना वो खुशियों से भरा रहा, ये सारी बातें हम जानेंगे उन्हीं की जुबानी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे आगाज फर्स्ट न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हिमाचल जितना खूबसूरत अपने वादियों के लिए जाना जाता है और वहाँ के लोग बड़े खूबसूरत होते हैं, ये कहा जाता है। और ये दिख रहा है, हमारे दर्शक को भी दिख रहा है कि आप बड़ी खूबसूरत हैं और ये वाकई में ये हिमाचल का तो वो खूबसूरती दिखता ही है। लेकिन बिहार कैसे भाया मैम? कैसे हिमाचल को छोड़कर आप बिहार में आए? ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। ये सवाल तो मुझे हर जगह पर पूछा जाता है और उसको मुझे जवाब देना भी पड़ता है। हिमाचल बहुत खूबसूरत है, ये सब जानते हैं। लेकिन अब मैं कहूँगी बिहार भी कम खूबसूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 40 बरसों से मैं बिहार में रह रही हूँ। और मैं यही कहूँगी कि लड़कियों के बारे में ख़ास तौर से कहते हैं ना कि वो बोई कहीं जाती हैं और फसल कहीं उगती है। यानी लड़कियाँ जन्म कहीं लेती हैं, शिक्षा दीक्षा कहीं होती है और फिर विवाह के बाद वे कहीं और चली जाती हैं। तो आप यही सोचिए कि मैं हिमाचल प्रदेश की बेटी हूँ, दिल्ली में पली बढ़ी, वहीं मेरा जन्म हुआ, लेकिन मैं बिहार की पुत्रवधू बनी। तो बिहार में मेरा विवाह हुआ, तो अब मैं सोचती हूँ मैं हिमाचली कम और बिहारी ज़्यादा हूँ। कैसा लग रहा है बिहारी बन के? क्या कुछ वो खुशबू बिहार की मिल रही है ज़्यादा या फिर हिमाचल को मिस कर रही हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसे लगता है जैसे सेबों के बागान से मैं लीची के बागान में आ गई हूँ। और जब ये आपको लगता है कि जीवन यहाँ गुजरेगा, गुजारना है, तो फिर उसे खुशी से गले लगाना चाहिए। और मैं बिहार जब आई थी तो बिहार का रूप कुछ मतलब पटना आई थी मैं। पटना का रंग रूप कुछ और ही था, लेकिन 40 बरसों में, 4 दशकों में मैंने पटना को बदलते देखा है और बहुत तेज़ी से बदला है, खूब बदला है। और मुझे लग रहा है कि विकसित ही हुआ है, ये सकारात्मक बदलाव है। और मुझे लग रहा है अब जितने दिन गुजरते जा रहे हैं, बिहार मुझे और भी ज़्यादा खूबसूरत और हसीन नज़र आता है। और मैं हिमाचल को मिस करने की बात आपने कही, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ आपकी जिस मिट्टी होती है उस मिट्टी से आप जुदा नहीं हो पाते। लेकिन हाँ, मैं हिमाचल में उतना रही नहीं। मेरी पैदाइश दिल्ली की है और मेरी शिक्षा दीक्षा सब कुछ दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में मैं पढ़ी। दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने उच्च शिक्षा हासिल की, एमए एमफिल पीएचडी किया। लेकिन उसके बाद अब जब मैं बिहार आ गई तो हिमाचल जाना तो कम होता है। मुझे या लगता है मैं 2014 में 10 बरस पहले गई थी मैं, अंतिम नहीं, उसके बाद एक बार और गई थी। और अब तो समय भी नहीं मिलता जीवन की आपाधापी में। लेकिन यादों में, स्मृतियों में तो हिमाचल जो है वो सदा बाहर लहलहाता है। अब हमारा बिहार यानी कि पटना बड़ा लहलहा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे कि किस तरीके का पहले का पटना और अब का पटना कैसा आपको अब लगता है? बहुत अंतर है, बहुत, मैं कहूँगी शायद ज़मीन आसमान का अंतर है। जब मैं आई थी पटना में 85 85 का ज़माना था। और मुझे याद है कि दिल्ली में उससे पहले
शायद अंतर्राष्ट्रीय खेल हुए थे, जिसके कारण दिल्ली को एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया। बहुत वहाँ पे फ्लड लाइट्स में नहाया हुआ शहर था। और मैं जब उसके बाद बिहार आई, पटना आई, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे अखरती थी वो थी, बिहार में अंधेरा बहुत था। पटना में लोड शेडिंग होती थी और मुझे लगता था मैं रोशनी में नहाए हुए उस दिल्ली शहर से और यहाँ एक अंधेरे शहर में आ गई हूँ, जहाँ पर शाम होते ही बिल्कुल अंधेरा, लाइट बत्ती गुल हो जाती थी। और दूसरा है, मुझे बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है, उस समय यहाँ के राजनैतिक जो हाल था वो बहुत ही खस्ता था और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत थी। यहाँ पर अपहरण होते थे, चोरी डकैतियाँ होती थी। तो मुझे कुल मिलाकर कहूँ तो बड़ा आतंकित करने वाला माहौल था और हम सब उससे वाकिफ़ हैं। आज की युवा पीढ़ी को उतना तजुर्बा नहीं है, उनका शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा, लेकिन उनसे हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं उन्होंने देखा है कि पटना में शाम होते ही आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे और शाम होते ही सब घर लौट आते थे, जैसे पंछी अपने घोंसले में लौट आते हैं। मतलब सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें थी। लेकिन तब से मैं आज अगर कहूँ तो बिल्कुल पटना किसी भी बड़े महानगर से पीछे नहीं है। विकास इतना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्नति हुई है, फ्लाईओवर हैं, शहर रोशनी से जगमगाता है। शिक्षा की दृष्टि से यहाँ बड़े बड़े संस्थान खुले हैं, आईआईटी से लेकर आप लॉ इंस्टीट्यूट देखिए, चाणक्य लॉ है, निफ्ट है, मतलब क्या नहीं है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, एम्स यहाँ खुल गया। तो बिहार ने जितना पीछे झेला है, अब उसकी भरपाई काफ़ी तेज़ी से की है और पटना राजधानी में वो दिखता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे अच्छा लगता है कि मैंने इस बहुत ही मुरझाए हुए शहर को खिलते हुए और खड़े होकर और दौड़ लगाते हुए देखा है। अब ये दौड़ चल रही है और आगे माशाअल्लाह आगे तक जाएगी। तो ये रही पटना की बात। सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपका मैं एक देखी थी, ये लेखकों का ही वो रहा, आपका जो चलता रहता है साहित्य समारोह। आपकी ही ज़ुबानी मैं ये कहते हुए आपसे सुनी थी कि आपने कहा था कि बिहारियों से आपको उतना लगाव नहीं था, जितना कि आप अब बिहार में आके बिहारी बन गई हैं। तो कैसे रहा सर के साथ आपका ये जुड़ाव? कैसे पहले आप सर से मिली? वो भी आप बता ही दीजिए हमारे दर्शकों को। ये तो बहुत सारी निजी बातें हैं, लेकिन अगर आप पूछती हैं तो मैं यही कहूँगी कि मैंने कहा विवाह के बाद में यहाँ आई और विवाह से पहले जीवन में युवावस्था में एक अनुभूति होती है प्रेम की। तो मैं भारत के नक्शे में मैं एक पहाड़ी लड़की दिल्ली में पली बढ़ी। मुझे याद आता है मैं बिहार को नक्शे में बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देती थी, जैसे असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर था मेरे लिए उस ज़माने में 80 के दशक में। तो मुझे लगता था बिहार भी कुछ, बिहार, उड़ीसा, बंगाल से मुझे कोई बहुत लेना देना नहीं था, पहाड़ों से ज़रूर लेना देना था। लेकिन फिर किस्मत होती है और कहते हैं ना कि जोड़ियाँ तो स्वर्ग में बनती हैं। तो उसके बाद एक बिहारी मुझे मिला और उनसे प्रेम हुआ और प्रेम होने के बाद बहुत कठिनाई से विवाह हुआ, क्योंकि ये एक अंतर्जातीय विवाह था। और मैंने सुना है कि बिहारी जो हैं वो जाति के मामले में बहुत कट्टर होते हैं, लेकिन आपको शायद सुन के ताज्जुब होगा कि मेरे ससुराल में सब लोग तैयार थे, लेकिन मेरे मायके में ही काफ़ी दिक्कत हुई थी। तो लेकिन उसके बाद हाँ, अब आज की बात मैं कहूँ तो ये बातें कुछ ज़्यादा खुल जाएंगी, लेकिन आपकी युवा पीढ़ी को जानना चाहिए कि हम लोगों ने अगर प्रेम किया तो बहुत त्याग तपस्या की, तब हम मिल पाए एक दूसरे से। और 7 वर्षों का लंबा एक कहा जाए कि प्रतीक्षा की और उसके बाद माता पिता को मनाया और हम दोनों कृत संकल्प थे कि हमें उनके आशीर्वाद के बिना विवाह नहीं करना। और 7 वर्ष के बाद ये विवाह हुआ और फिर मैं आई और आपने सवाल किया कि उनके साथ कैसा रहा सफ़र ये विवाह का, दाम्पत्य का। तो आप ये तो अपने आप में जवाब हो ही गया कि 40 वर्षों से मैं यहाँ हूँ। 40 अब उनका नाम बता दीजिए, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि इतनी सस्पेंस क्रिएट हो रही है, नाम भी अब वो आ ही जाए सामने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए मेरे पतिदेव हैं श्री चंद्रशेखर सिंह, जो
अभी कुछ वर्ष पहले वो अ, अ, पटना से शिक्षा विभाग से वो सेवानिवृत्त हुए हैं। शिक्षा विभाग में वो उच्च पदासीन थे। वो यहाँ पर पटना प्रमंडल के डायरेक्टर थे। आरडीडी उस पोस्ट का नाम है। 2 बार इस पोस्ट पर रहे, इससे पहले मुजफ्फरपुर भी रहे और जीवन भर वो शिक्षा विभाग में ही कार्यरत रहे और उसके बाद अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और मैं शिक्षण के माध्यम से शिक्षा में जुड़ी, मैं एक टीचिंग फील्ड को अपनाया, तो हम दोनों ही एक प्रकार से शिक्षा से जुड़े रहे। तो बहुत अच्छा एक हम लोगों का समीकरण बना। शायद शिक्षा का क्षेत्र भी उसका एक कारण था। तो आपको वो माहौल भी मिला शिक्षा से जुड़ा हुआ, आप हमेशा ज़्यादा पढ़ने लिखने में ही माहिर थी। लेखनी की ओर कैसे कदम बढ़ाई मैम? इसके पीछे की वो क्या कहानी है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है, कोई 1-2 दिन में या 1-2 साल में लेखक नहीं बनता। मुझे लगता है ये एक ईश्वर प्रदत्त खुदा की देन होती है। किसी किसी में एक बीज होता है लेखन का। और मैं खुल के कहती हूँ कि आप कोई भी कला, संगीत हो, नृत्य हो, वादन हो, चित्रकला हो, प्रस्तर कला हो, आप सीख सकते हैं। आप कहीं भी किसी प्रशिक्षण केंद्र में जाके शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक लेखन की बात है, मुझे नहीं लगता लेखक बनाने वाला कोई भी दुनिया में कोई प्रशिक्षण केंद्र या कोई संस्थान है। तो ये तो लगता है कि कुछ ऊपर से माँ सरस्वती का वरदान है कि आप में एक बीज होता है और वो बीज जो है या तो सोया रहता है जन्म के बाद से ही किसी किसी प्राणी में, और फिर जब खाद पानी मिलता है तो शायद वो कहीं अंकुर फूटता है, अंकुरित होता है। तो मैं भी बचपन से बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता था कुछ लिखना, कुछ पढ़ने का तो था ही शुरू से। मतलब माँ सरस्वती की कृपा से मेधावी छात्रा थी मैं और दिल्ली विश्वविद्यालय की मैं टॉपर भी रही और जहाँ भी गई बहुत अच्छा किया। तो पढ़ने वाली छात्राएं जो हैं उनका रुझान होता है। और मैं साहित्य की विद्यार्थी थी, तो लेखन की ओर थोड़ा 13-14 बरस की उम्र में, मुझे याद आता है कि शायद 13 बरस की उम्र में मेरा पहला एक छोटा सा आलेख नव भारत टाइम्स में छपा था। और उसे देखकर मेरी तस्वीर के साथ तो मन में अजीब सा एक उत्साह जगा, बड़ा कहा जाए कि एक मोटिवेशन मिली कि अरे वाह, मैं छोटी बच्ची थी, अपना तस्वीर देख के मतलब बड़ी गदगद हो जाता है वो छोटा सा नन्हा सा मन। तो फिर उसके बाद कुछ तुकबंदी करने लगी, कविताएं बनाने लगी और कभी कभी स्कूल से, दिल्ली के रामजस स्कूल की मैं प्रोडक्ट हूँ, वहाँ मुझे कभी कभी स्कूल में टीचर्स जो हैं वो कुछ लिखने के लिए दे देती थी कि कुछ कविता लिख कर लाओ कुछ। तो जो भी उस समय एक तुकबंदी कहिए या टूटा फूटा, तो उसे मतलब सराहना मिलती गई, तो फिर मैं लिखती गई। लेकिन उसके बाद फिर अ, बहुत ऊंची शिक्षा, एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी किया और फिर वो लेखन थोड़ा सा पीछे छूट गया और अकादमिक जो है पढ़ाई वो ज़्यादा होने लगी। उसके बाद फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब फिर विवाह के बाद तो परिवार, सामाजिक जिम्मेदारियां, बच्चे, तो फिर वो जो लेखन था वो थोड़ा सा हाशिए पर तो नहीं गया, पर थोड़ा सा दब गया वो। और मैं थोड़ा बहुत मन में जब आता था लिखती थी, लेकिन फिर जब मेरे बच्चे बड़े हो गए और नौकरी की भी बहुत ज़्यादा कहा जाए कि मांग थी, मैं समय नहीं दे पाती थी उतना अपने शौक़ को, ये मेरा शौक़ था। उसके बाद जब मुझे लग रहा है आज से लगभग 20 बरस पहले कुछ ऐसी एक घटना घटी जिसका मैं बहुत जगह जिक्र करती हूँ। मुझे लग रहा है मेरे काफ़ी दर्शक श्रोता जो मुझे पहले कहीं देख चुके हैं वो इस घटना को दोबारा सुनेंगे। मैं नॉटर डेम एकेडमी, यहाँ का जो बिहार झारखंड का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय आज भी है, जब विभाजन नहीं हुआ था तब वो बहुत माना हुआ विद्यालय रहा है। मैंने वहाँ पढ़ाया 24 वर्ष तक। वहाँ एक बार हमारी जो सहकर्मी थी, जो भारत के पहले राष्ट्रपति की पौत्र वधू थी। जी, ये कहानी आपने सुनाया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जी। जी की, तो तो वो भी कहानी आप आज बयां कर ही दीजिए। हाँ, उसको मैं संक्षेप में इतना ही कहूँगी कि उन्होंने एक बार देखा अपने घर के अहाते में टहल रही थी, तो उन्होंने बाहर कुछ शोर सुना और शोर सुन के जब वो लपकी तो देखा एक कूड़े के ढेर के पास बहुत सारे बच्चे कुछ जमा हैं। तो वो गईं और देखा वहाँ एक पॉलीथीन पड़ा था जो हिल डुल रहा था।
एकदम वो चौंकी। उन्होंने उस पॉलीथिन को उठाया और उसको घर में ले आईं और उसको खोला तो उसमें एक बच्चा था। ये बड़े मतलब कहा जाए हृदय विदारक बात है, मन को कलीजा छलनी करने वाला। आप समझ सकते हैं कि वो बच्चा नहीं, बच्ची थी। इस देश में बच्चियों को ही फेंका जाता है, बच्चियां ही अनवांटेड होती हैं। तो फिर वहाँ डॉक्टर को बुलाया गया, पुलिस आई। वो बच्ची इतनी नवजात थी, वो अपने फीटर उससे प्लेसेंटा से जुदा भी नहीं थी। और तब उस बच्ची को मेरी जो सहकर्मी थी, मृदुला प्रकाश उनका नाम है, आज तो वो हमारे बीच नहीं है, और मेरी एक और सहकर्मी सागरिका मुखर्जी, जो बहुत प्रसिद्ध, वो भी इतिहासविद थी। तो मतलब हैं वो तो अभी तो, लेकिन अब पटना में नहीं है। तो उन दोनों ने होली फैमिली हॉस्पिटल उसको ले जाके बच्ची का ट्रीटमेंट कराया। खैर जो भी है, उसको एडमिट किया। उसके बाद जब वो अगले दिन आई हमारे विद्यालय में, उन्होंने ये घटना सुनाई स्टाफ रूम में, और हम सब लोग सुनने लगे। हम सबके रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसी घटना है समाज में, मतलब क्या ये हो रहा है। पर ये सबने सुनी। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए, मेरे साथ और भी कई लोगों की आंखें नम हो गई। लेकिन अगले दिन मैं घर जब गई, उस दिन जब घर पहुंची, तो ये घटना मुझे आंदोलित करती रही। और पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैंने कलम उठाई और इस घटना को कलमबद्ध कर दिया, और अगले दिन जाके अपने स्टाफ रूम में सुनाया। और जब सुनाया तो जिनकी आंखों में पिछले दिन आंसू नहीं आए थे, वो ये सुनकर बोले कि भावना, तुमने क्या लिखा है। मतलब ये तो मेरी एक कलीग है, उन्होंने कहा कि भावना, मतलब योर तुम्हारे शब्दों में बहुत ताकत है, और यू कैन इमोट योर यू कैन इमोट पीपल थ्रू योर वर्ड्स। तो तुम लिखो। मेरे मन में तो था कि हम अपने स्टूडेंट्स के नोटिस बोर्ड पर इसे लगा दें, हमारे बच्चे देखें कि ऐसे ऐसे आपके टीचर्स हैं जो इतनी सामाजिक जिम्मेदारियां निभाती हैं, और आगे बढ़कर एक उन्होंने मरती बच्ची को बचाया। लेकिन वहाँ जब मुझे कहा मेरे कुछ कलीग्स ने, मेरे सीनियर सहकर्मियों ने, तो फिर मुझे लगा कि हाँ, मुझे लिखना चाहिए। और उसके बाद फिर जो सिलसिला शुरू हुआ, और मैं आपको बता दूं, ये कहानी मेरी पहली किताब जुगनी की संकलन में अपरिचित नाम से आज भी ये कहानी है, और मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि इस घटना ने मुझे शायद लेखन के प्रति संजीदा बनाया। फिर मैं संजीदा लेखन, उसके बाद फिर कलम रुकी नहीं, और आज मेरी अब 13 किताबें छप चुकी हैं। और मुझे लगता है पहले कविताएं लिखती थी, फिर कहानियाँ लिखी, अभी मेरा नया उपन्यास आया है, 2 जी, उस पे उपन्यास। बाद में जाऊँगी, लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मैं जुगनी की ही कहानी जानना चाहती थी कि आपने जिस तरीके से अपने भावनाओं को जागृत किया, और नहीं लगता है कि जिस तरीके से भावना शिखर जान डालती हैं, भावनाओं को शब्दों से उकेरती हैं और शिखर तक लेखनी से पहुँचाती हैं, तो फिर आगे का सफ़र ये आपका चलता रहा। अब बात करेंगे अर्थ हवेली की, जो अभी बीते महीनों दिसंबर में ही काफ़ी वो बुक फेयर में वो बड़ा फेमस भी दिखा। तो उसकी क्या स्टोरी है, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। अ, अथ हवेली कथा नाम है इसका। ये मेरा दूसरा उपन्यास है, और इससे पहले एक सपना लापता भी मेरा बहुत चर्चित हुआ, पसंद किया, पाठकों का प्यार मिला। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं उपन्यास पर जाऊं। और मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि हमारे देश की बहुत ही प्रसिद्ध कथाकार, यशस्वी कथाकार, पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान, जो जिन्हें आज हम खो चुके हैं, हमारे हृदयों में वो आज भी विराजमान हैं। उन्होंने मुझे प्रेरित किया। असल में उन्होंने कहा, भावना, कहानियाँ तो मैं अभी भी बहुत लिखती हूँ, और दोनों उपन्यासों के बीच में भी कहानियाँ लिखी, लेकिन बोली अब उपन्यास ही लिखो। तो मुझे लगता था कि मुझ में एक कमी है लेखन में, मैं इसको स्वीकार करती हूँ कि मैं ग्रामीण कहानियाँ बहुत लिख नहीं पाती, क्योंकि मैं दिल्ली महानगर में ही जन्मी, पली बढ़ी, शिक्षा दीक्षा एक महानगर में हुई। तो मुझे लग रहा है गांव का खालिस अनुभव उतना नहीं था। तो मैंने दीदी को कहा, मैं उनको दीदी कहती थी, दीदी मैं लिख नहीं पाती आपकी तरह। उन्होंने कहा, जो तुमने भोगा है वो लिखो, जो तुम्हारा अनुभव है वो लिखो, तुम महानगर की कहानी लिखो, तुम दिल्ली की कहानी लिखो। बस तो ये बात कहीं अटक गई, और मुझे लग रहा है एक प्रेरणा का बीज एक मिला मुझे। और फिर मुझे लगा कि मैं दिल्ली दिल्ली से ही कुछ उठाती हूँ। फिर मैंने देखा कि
दिल्ली में बहुत हवेलियाँ हुआ करती थी, मुग़लों के ज़माने से लेकर। तो सोचा वो हवेलियाँ पुरानी दिल्ली का मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव है, वहाँ मैं पली-बढ़ी। तो मैंने देखा कि बहुत सारी हवेलियाँ आज टूट चुकी हैं या तोड़ दी गई या उन्हें होटल बना दिए गए या उन्हें मॉल्स में तब्दील कर दिया गया, उन्हें उनके रूप मतलब बदल गए और जो विकास की यात्रा है उसमें ध्वंस भी होता है। हम देखते हैं हमारी पुरानी विरासत, किले हैं, महल हैं, तोड़ दिए जाते हैं। राजस्थान में इतने बड़े-बड़े महल हैं, उनके होटल बना दिए गए, तो कहीं मन दुखता भी है। पटना में इतने बड़े-बड़े फ्लाईओवर बने, कितने पेड़ कट गए, तो पीड़ा तो होती है। लेकिन पता नहीं ये विकास और विकास में ध्वंस और निर्माण का जो ये जुगलबंदी है, ये साथ-साथ चलती है। जैसे जीवन में हँसना और रोना, जीना और मरना। तो मुझे लगा कि बहुत सारी हवेलियाँ जो दिल्ली में ध्वस्त हो गईं, ख़त्म हो गईं, तो मैंने सोचा किसी हवेली के बनने और उसके बिगड़ जाने, ख़त्म हो जाने, टूट जाने की मैं एक कहानी लिखूँगी। और वो हवेली जो है उसने क्या-क्या देखा। उसने अपना वो खुशनुमा वक़्त भी देखा जब वो इतनी वैभवशाली थी, वो इतनी इतराती थी अपने रूप पर। उसके बाद वो कैसे अपने उस हवेली वो मतलब किसी के द्वारा बेच दी गई अपने मालिक के द्वारा, फिर वो गिरवी रख दी गई, फिर कोई दूसरा मकान मालिक आया, फिर उसमें कोई किराएदार आए, फिर कुछ उसमें अच्छे लोग आए, कुछ बुरे लोग आए और अंत में वो हवेली जो है किस तरह आज सिसक रही है क्योंकि मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है। तो मुझे लगा कि एक अच्छा ये प्लॉट होगा, तो मैं सोच रही थी कि एक हवेलियों की हमारी विरासतें जो हैं, उनकी भी एक कहानी होगी और शायद ये विकास यात्रा में ध्वंस की पीड़ा, ये जो मनुष्यों के साथ हमारी इमारतें भी झेलती हैं, तो लगा कुछ इस तरह की बात पाठकों तक पहुँचाई जाए। तो तो ये भी काफ़ी दिल को छू लेने वाली, इमोशनल करने वाली स्टोरी है, अर्थ हवेली कथा कह सकते हैं। लेकिन इसकी प्रेरणा जो महान विभूति वो लेखनी में कहलाती हैं, अब तो हालाँकि वो रही नहीं, जितनी बड़ी वो हस्ती रही, उतनी बड़ी उनकी व्यक्तित्व भी थी, उषा किरण खान, जो कि एक पद्मश्री भी रही हैं, हमारी बिहार की विभूति। तो आपको उनसे कब लगा कि हाँ, इस तरीके का प्रेरणा लेना चाहिए? पहली बार कब उनसे मिली थी आप? मैं बताती हूँ। लगभग 10 बरस पहले मुझे उनको एक पटना दूरदर्शन में मैंने बहुत सारे साहित्यिक कार्यक्रमों का मतलब संचालन किया है। मुझे बुलाते थे। जब बड़े साहित्यकार आते हैं तो किसी लेखक को ही उनसे बातचीत करने के लिए बुलाया जाता है क्योंकि लेखक को लेखक मतलब साहित्य जगत के बारे में आइडिया होता है या कुशलता होती है। तो पहली बार जब मैं उनसे मिली तो मुझे उनको एक कार्यक्रम में इंटरव्यू करना था। जैसे आज आप मुझसे बात कर रही हैं, मुझे उनका साक्षात्कार लेना था। तो वहाँ उनसे बातचीत हुई पहली बार। तो बड़ी प्रभावित हुई मैं। क्या उनकी मतलब उनका व्यक्तित्व था और क्या उनके तेजस्वी ललाट और वही उनकी शिक्षा, उनकी उनकी कलम, उनकी लेखनी, उन पर सरस्वती माँ का जो एक मतलब कृपा थी और जितना उन्होंने लेखन किया, उन्होंने तो बहुत लिखा। हम मुझ जैसे न जाने सैकड़ों लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो ये इस प्रकार से उनसे पहली बार मिली। उसके बाद मुझे लग रहा है कि इक्का-दुक्का कोई साहित्यिक समारोहों में कभी उनसे मतलब आमना-सामना हुआ, उन्हें हमने प्रणाम किया और फिर वो मुझे पहचानने लगी। फिर मुझे नहीं पता कब कैसे क्या हुआ, 2 बरस के बाद लगभग वो एक संस्था बना रही थी, आयाम साहित्य का स्त्री स्वर, एक महिलाओं की साहित्यिक संस्था। तब उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मुझे बुलाया और मुझे कहा, भावना मैं चाहती हूँ कि इस संस्था का गठन करो और तुम्हें मैं इसके सचिव का कार्यभार सौंप रही हूँ। तो मैंने आज तक कभी किसी संस्था का कॉलेज और स्कूल लेवल पे बहुत सारी मतलब कॉलेज की शिक्षा की जो हमारी संस्थाएं होती हैं, स्टूडेंट्स जो काउंसिल होती हैं उसकी मैं सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट रही। लेकिन किसी साहित्यिक संस्था की या किसी संस्था की मैं आज तक नहीं बन रही थी। लेकिन उन्होंने मुझे भार सौंपा तो मुझे थोड़ा उस समय लगा, लेकिन बोली कि नहीं। फिर मुझे लगा उनके मार्गदर्शन में, तो 8 वर्षों तक मैं इस क्या नाम आयाम संस्था से जुड़ी रही। 3 वर्षों तक मैं उसकी सचिव रही, फिर दूसरी सचिव आईं। तो लेकिन उनके साथ बिल्कुल एक मातृवत माँ की तरह उनसे नाता जुड़ गया। मुझे लग रहा है कि
उनकी याद करते हुए बड़ा भावुकता आती है मन में कि लगता है मैं सप्ताह में 2 बार तो उनसे लगभग मिल ही लेती थी। कई बार फ़ोन करके बुलाती थी कि भावना आओ। कई बार मैं खुद ही जाती थी कि दीदी मैं यहाँ से गुज़र रही हूँ, मैं आ रही हूँ, हाँ आओ। और उनसे घंटों बात होती थी। और वो जिस ज़माने की थी, उस ज़माने के जो बड़े बड़े साहित्यकार नागार्जुन, अज्ञेय, पंत, और मतलब जिनके बारे में हमने सिर्फ तस्वीरें देखी हैं, उनको पढ़ा है, वो उनके किस्से सुनाती थी, क्योंकि वो उनके साथ उनका उठना बैठना था। तो मुझे लग रहा है एक विभूति थी वो हमारे लिए। और उनके साथ संपर्क होना अपने जीवन को समृद्ध करना था, अपने साहित्यिक यात्रा को समृद्ध करना था। तो मुझे लगता है कि वो गई नहीं है, हरदम वो यादों में साथ हैं। और उनकी जो बताई हुई नसीहतें हैं वो पग पग पर उंगली पकड़ के हमें साहित्य सफ़र पर आगे ले जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो कैसा लगा कि बिहार की एक विभूति से आपने लेखनी का आगे का जो सफ़र रहा उसके बारे में आपने उनसे एक कह सकते हैं कि गुरु दीक्षा भी ली, आगे का सफ़र के बारे में आपने जाना, सीखा। मिस करती हैं उन्हें अब कितना? बहुत मिस करती हूँ। मुझे लगता है वो, मैं, लोग कहते हैं गुरु, मुझे लग रहा है वो गुरु, गुरु से ज़्यादा मेरे लिए माँ और सखी थी। वो सखी थीं। मतलब मैंने उनसे, उन्होंने मुझे अलग से कुछ साहित्य की दीक्षा दी हो, तो असल में वो मुझे दीक्षा के रूप में कोई ज़्यादा सुझाव देती भी नहीं थी। मैं बहुत ही इस बात को बेबाकी से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उन्हें लगता था कि भावना तुम तो काम कर ही रही हो। उनका मकसद था समाज के वंचित वर्ग से जो महिलाएं, जिनकी आवाज़ आगे नहीं आ रही है, जो लिखना पढ़ने वाली हैं, जिनके साहित्य में रुचि है, उनको, उन्हें उठाना है। जो हाशिए पर हैं उन्हें उठा के आयाम के मंच पे लाना है, आयाम के ज़रिए उन्हें आगे लाना है। तो एक प्रकार से मैं उनकी कार्यकर्ता थी, मैं उनका एक प्रकार से उनकी बैसाखी थी, या वो मेरा मतलब जो वो चाहती थी, मेरे जैसे कई लोग थे वो चाहते, तो हम लोग उनके कारिंदे थे। और मतलब मुझे नहीं लगता, बल्कि मैं कई बार चाहती थी कि दीदी मुझे कुछ ख़ास, कुछ मतलब ये दें, कोई गुर सिखाएं साहित्य यात्रा में कैसे तेज़ी से आगे बढ़ा जाता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। ना उन्होंने किसी से ये सीखा कि किसी के बल पर आगे बढ़ा जाए, और उन्होंने भी हमें उस तरह का बल कि हमें वो सहारा दे के आगे ठेले नहीं। वो उनका कहना था कि धीरे धीरे अपनी यात्रा आगे बढ़ाओ और मेहनत करते रहो, लिखते रहो, रोज़ कुछ लिखो। और ये तो हमने, हमारी बहुत सारी साहित्यकार हैं, ममता कालिया जी हैं, सूर्यबाला जी हैं, नासिरा जी हैं, जितनी हमारी अग्रजाएं हैं, मैंने उन सबको देखा है। रामदरस मिश्र जी हैं जो आज 101 वर्ष के हो गए हैं। वो कहते हैं कि भाई बस अपना काम करो। और मैं बहुत बहुत ही अंतर मन से गीता के इस उपदेश का पालन करती हूँ जीवन में। मेरी जीवन का सूत्र है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। और हमारा काम सिर्फ कर्म करना है। कर्म करते 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 कभी ना कभी उसका फल मिलेगा। और हमें फल के लिए आतुर नहीं होना है, कर्म करना नहीं छोड़ना है और निराश नहीं होना है। तो मुझे लग रहा है उषा दीदी ने भी हमें यही सिखाया कि बस अपना काम करो। एक चीज़ मैं उनकी ज़रूर बोलना चाहूँगी, कई बार मन दुखी होता था दुनियावी अनुभवों से, या कोई पारिवारिक झमेला या कुछ, क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूँ, वो भी एक स्त्री थी। तो मैंने कहा ना, वो सखी भी थी, वो दीदी भी थी, माँ भी थी। मेरी माँ तो 1000 मील दूर दिल्ली में है, तो यहाँ पर हम दौड़ के उन्हीं के पास जाते थे। तो मुझे कहती थी, भावना किसी से दुख को बयां करने की ज़रूरत नहीं है, अपने दुख को लिखो। ये मैं बहुत बड़ा उनका, इसको आप कहें तो गुरु मंत्र कहिए, जो ये मैं कभी नहीं भूलती कि भावना अपने दुख को लिखो। क्योंकि लिखने से क्या होता है, हम, हमारा दुख वो है ना, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठिलें हैं लोग सब माटी न लेह कोई। और मुझे लग रहा है आप अपने दुख को बयान करते हैं, वो दुख आपका एक आगे जाके कोई आपके कंधे पर हाथ नहीं रखता है। लेकिन जब आप उस दुख को लिख देते हैं तो आप, वो रचनात्मक एक वेंट है, रचनात्मक उपाय है कि आपने कुछ क्रिएट भी कर दिया और आप दुख से मुक्त भी हो गए। तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत लगता है दिल पर एकदम अंकित हो गई है। हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप इतनी पॉजिटिव बातें करती हैं, हमेशा लोगों को मोटिवेट करती हैं और आपके ये चेहरे से झलक रहा है कि कितनी सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। इसके पीछे का वो राज भी बता ही दीजिए। नहीं, राज तो ऐसा कुछ नहीं, राज तो मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, जैसे सारी दुनिया, आप सब, हम सब हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि
आज दुनिया में ना एक तो जीवन के मूल्य बदल गए हैं। हम उस ज़माने की पौध हैं, उस ज़माने की नस्ल हैं जिसने जीवन में देने में विश्वास रखा, पाने की अपेक्षा देने में, अधिकार से ज़्यादा कर्तव्य में। और संघर्ष आते हैं तो कहते हैं ना कि दुख अज्ञेय का दुख आपको मांझता है, तो दुख से घबराना नहीं है। और दुख से वो नहीं घबराते जिनमें धैर्य होता है, जो मेहनती होते हैं। और मुझे लगता है कि ईर्ष्या, द्वेष, है ना, इससे जितना दूर हम रहेंगे उतने हम पॉजिटिव रहेंगे। आज देखिए, मुझे याद आता है हमारे ज़माने में एक ऐड आता था, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे है, उसकी कमीज़ मेरी कमीज़ से सफ़ेद। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मुझे दुख होता है कि हर क्षेत्र में आजकल, साहित्य के क्षेत्र में भी आ गया है कि हम किसी को ऊपर बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लकीर को मिटा के हम अपनी लकीर बड़ी कर दें। नहीं, हम अपना कर्म इतना सुंदर करें कि खुद ब खुद हम नहीं, हमारा कर्म बोले। तो मन में अच्छे विचार रखें, बांटो सबको, जो प्यार बांटो। लेखनी में अपने, मैं आपको यहाँ पे रुकी, माफ़ी चाहती हूँ, जो लेखनी में आज के युवा अपने करियर को बनाना चाहते हैं, उन्हें ख़ास तौर पे क्या कुछ वो है महत्वपूर्ण की पॉइंट्स जिस पे वो काम करें? मुझे लग रहा है कि जिसको भी लेखक बनना है, वो एक कविता लिखना चाहता है तो उसके पहले 50 कविताएं पढ़े। एक कहानी लिखना चाहता है तो वो 20 लेखकों को पढ़े, वो पुराने लेखकों को पढ़े, नए नए लेखकों को भी पढ़े। मुझे लगता है मैं अब थोड़ी पुरानी हो गई हूँ, 20 वर्षों से लिख रही हूँ, लेकिन मैं नए लेखकों को भी पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ज़माने के साथ भी चलना है। हर पुरानी चीज़ जो है, आप लकीर के फ़कीर नहीं बने रह सकते। तो हमें नए बच्चों को पुराना पढ़ना है। आज कई हमारे नए युवा जो कहते हैं कि मुझे बहुत मन आहत होता है सुन के कि अब प्रेमचंद को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। नहीं है। आप इतिहास पढ़ते हैं ना, आप पढ़ते हैं ना, आज़ाद मुल्क में आपने जन्म लिया, पर आप आज़ादी की कहानी पढ़ते हैं ना। आप अपने पूर्वजों को भी पढ़िए, पुरखों ने क्या हमें वैल्यूज़ दी वो भी पढ़िए। फिर आज के ज़माने के मुताबिक क्या आपके लिए उपयोगी है उसको आप निकाल के जीवन में उतारिए। और कोई भी लेखक आजकल, ये अफसोस की बात है, एक तो फेसबुक, सोशल मीडिया, लेखक ज़्यादा हैं, पाठक कम हैं। सब लिख रहे हैं, कोई भी तुकबंदी कर लेता है, अपने 4 मित्रों को सुना देता है और वाह 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 हो जाती है, आप लेखक बन गए। धन देकर लोग किताब छपवा रहे हैं, है ना, तो फिर आप लेखक बन गए। नहीं, आपको लेखक बनाता है पाठक। अगर पाठक आपको ढूंढते हैं, पाठक आपको फ़ोन करते हैं कि आपका हमने ये पढ़ा, कहानी पढ़ी, कविता पढ़ी, तो मुझे लग रहा है वो कमाई है एक लेखक की। और वो पाने के लिए आप जीवन में करियर बनाने के लिए कितनी सारी शिक्षा प्राप्त करते हैं, स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, आप प्रशिक्षण लेते हैं। तो आप लेखक बनने के लिए भी पूरे दौर से गुजरना पड़ेगा, तब आप वो लेखक बन पाएंगे कि पाठक आपको फ़ोन करके आपको बधाई देता है, आपकी तारीफ़ करता है। लेकिन अदरवाइज़ आपकी कहानियाँ, आपके जो कविता, वो फेसबुक पर ही लाइक्स आ गए, लाइक्स और कमेंट की फैंटेसी में फंस के, आप उसी के मोह में फंस के आप वहीं के, आपका विकास नहीं हो सकता। तो मेरा यही कहना है कि बहुत पढ़िए, बहुत पढ़िए, और लेखन का बीज जब भीतर से आए तब लिखिए। ऐसे ज़बरदस्ती मत लिखिए, वो भीतर से आता है, वो भीतर से एक हुड़क उठती है। कविता को तो लिखना ही नहीं चाहिए, कविता खुद को खुद लिखवाती है। जी, जब कविता की बात हुई है मैम, तो कुमार विश्वास जी का ये बड़ा वायरल हुआ था, कहते हुए वो सुनाई दिए थे कि सरकारें उस तरह से नहीं करती, एक लेखक के लिए कोई नहीं सोचते। और ये आपके साहित्य के आयाम में भी मुझे सुनने को मिला था कि सब इस बात से दुखी थे कि उस तरह से एक लेखक के लिए नहीं किया जाता सरकार के द्वारा। आप इस पे क्या कहेंगी? देखिए, मुझे लग रहा है कि हम हर चीज़ की उम्मीद सरकार से क्यों रखते हैं। पहली बात यह है, हम देश में अगर सड़क पर कूड़ा है तो सरकार दोषी है, बिजली पानी नहीं है सरकार दोषी है। मानते हैं सरकार इस व्यवस्था, इस तंत्र के लिए जिम्मेदार है,
लेकिन ऐसा नहीं है। साहित्य की बात करें, बहुत सारे ऐसे हमारे पुरस्कार हैं, बहुत सारी ऐसे हमारी मतलब क्या कहा जाए स्कीम्स हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो हिंदी भाषा को, साहित्य को और प्रादेशिक भाषाओं को उठाने के लिए बहुत काम कर रही हैं। लेकिन सवाल है वहाँ जो व्यवस्था है, वहाँ पर कुछ ना कुछ जब घपलेबाजी होती है, अपने अपनों का भाई भतीजावाद चलता है, तो मुझे लग रहा है सरकार को दोष देने के बजाय क्यों ना हम अपने गिरेबान में झांके। आज अगर भावना शेखर किसी संस्थान की सचिव बन जाती है, अध्यक्ष बन जाती है, और मेरे हाथों सरकारी फंड है जिसका मुझे वितरण करना है, पुरस्कार मुझे बांटने हैं, पुरस्कृत करना है, तो उस व्यवस्था में मैं विवेक से काम करूं, मैं किसी प्रकार का उसमें भ्रष्ट आचरण ना करूं, किसी प्रकार की नियमों की अनदेखी ना करूं। तो मुझे बार बार लगता है कि सरकार तो नियम बना देती है, लेकिन उनका पालन आपके और हमारे जैसे लोग ही करते हैं, अधिकारीगण करते हैं। तो सरकार अधिक से अधिक करे, इसमें कोई संशय नहीं है। सरकार साहित्य को बढ़ावा दे, और साहित्य को बढ़ावा देना इसलिए भी ज़रूरी है कि साहित्य इस समाज को एक ऊपर उठाता है, समाज को एक दिशा देता है, और वो समस्याओं के समाधान सुझाता भी है। लेकिन यही है कि साहित्य जो है वो करीने से अगर ऊपर आए, सही जगह पर आए, पाठकों तक पहुँचे, किताबें जो हैं वो छप जाती हैं, फिर वो लाइब्रेरीज़ में जाती हैं, और हमने तो देखा है, मेरे पतिदेव शिक्षा विभाग में हैं, लाखों की किताबें सरकार सप्लाई करती है। आप कैसे सरकार को दोष दे सकते हैं? लेकिन जो वहाँ पर जो सप्लाई जो होने के बाद पुस्तकालयों में जब आती हैं तो वो बढ़ती नहीं, आगे जाती नहीं है, अधिकारी इतनी मेहनत नहीं करते हैं। तो बहुत सही, ये एक दूसरा विषय है, और मैं कोई समाजशास्त्री नहीं हूँ, मैं इस पर नहीं ज़्यादा कुछ बोलना चाहूँगी। बहुत लेकिन मैम जिस तरीके से पहले प्रेमचंद को उठा के देखे, या जितने भी रहे, नागार्जुन रहे, या फिर पहले के जितने भी लेखक और कवि रहे, वो सब भी पहले की मतलब पैसों की तंगी से वो जूझते रहे। वो सब कभी पैसों से नहीं तोले कि हम समाज को ये देंगे, ये लिखेंगे, हमें बदले में कुछ चाहिए। अभी के युवा, ये कुमार विश्वास भी कह रहे हैं और बाकी सब जितने भी लेखक है कह रहे हैं कि हम, आपने जैसा कहा, इसी बात से वो सब भी एग्री करते हैं कि हम क्यों पैसे में तोले, हमारा जो फ़र्ज़ है, हम समाज को ऐसा क्यों ना दे कि लगे बाद में कि हमने कुछ दिया है, वो अमर हो जाए। देखिए, मैं आपको बता दूं, साहित्य, हिंदी साहित्य में ख़ास तौर से ये शुरू से समस्या रही है प्रेमचंद के ज़माने से कि लिख कर आपका घर में चूल्हा नहीं जल सकता है। मतलब लेखक को मुश्किल से धनराशि मिलती है। हाँ, जो हमारे प्रकाशक हैं, उनके महल दो महले जो हैं वो बढ़ते जाते हैं, वो कमाते हैं। और क्यों कमाते हैं? क्योंकि वो व्यापारी हैं, वो किताब बेचते हैं, और बेचने के लिए 10 तरह की तिकड़म लगाते हैं। अच्छी किताबें भी बेचते हैं, वो बुरी भी बेचते हैं, क्योंकि उन्हें व्यापार की नीतियाँ आती हैं, है ना। तो लेकिन बेचारा जो हम लेखक है मेरे जैसा, उसे सिर्फ लिखना आता है। तो प्रेमचंद के ज़माने से था, प्रेमचंद को भी अपने ज़माने में रॉयल्टी नहीं मिलती थी। उनकी जो संतानें हैं, उनके जो मतलब कहा जाए आगे परिवार के लोग हैं, दिनकर हुए चाहे प्रेमचंद हुए ना, उन्होंने भले ही रॉयल्टी के रूप में धनराशियाँ ज़्यादा प्राप्त की हों, वो तो अपने ज़माने में बेचारे जैसे थे वैसे ही रहे। अब मिलती है रॉयल्टी आप लोगों को? नहीं, हम लोगों को अब ये चीज़ें आप सार्वजनिक मंच पर पूछेंगी तो मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल होगा। नहीं, वो नहीं, मैं मतलब बता एक फिर भी अंदाज़ा। मैं बताती हूँ। मेरी 5 पुस्तकें राजकमल प्रकाशन से छपी हैं, जो देश का भी शीर्ष प्रकाशक है, और प्रभात प्रकाशन ने मेरी 7वीं पुस्तक छापी है। दोनों दिग्गज प्रकाशक हैं, और ऐसा नहीं है, मैं दोष नहीं दूंगी, राजकमल ने भी मुझे रॉयल्टी दी कई वर्षों तक, और प्रभात ने भी मुझे। अब सवाल ये है कि इसमें पारदर्शिता की कमी है। कितनी किताबें बिकी ये लेखक को नहीं पता लगता। जैसे वो कहते हैं आपकी 200 किताबें बिकी, ये लेखक कैसे जानेगा? शायद 2000 बिकी हो, वो 200 की रॉयल्टी दे देगा आपको। तो ये बहुत भीतरी विपणन नीतियां हैं। लेकिन जहाँ तक बात आपने कहा कि कुमार विश्वास कहते हैं कमाने की बात है, देखिए अंग्रेज़ी साहित्य में जो लेखक हैं वो अपनी कॉरपोरेट सेक्टर की लाखों की पैकेज की नौकरी छोड़ के लेखक बने हैं। चेतन भगत हो, अमीश त्रिपाठी हो, बहुत सारे लेखक हैं उसमें। हिंदी के लेखकों में भी देखा देखी ये ट्रेंड आया है, क्यों ना हम भी पैसा कमाएं।
हमारे यहाँ निखिल सचान है, उसके बाद में ये हैं पंकज दुबे हैं, और उसके बाद में बहुत सारे मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहे हैं, ये हैं विवेक कुमार हैं, अनेक नाम हैं ऐसे, जिन लोगों ने अपनी कॉरपोरेट की नौकरी छोड़ के वो फुल फ्लेजेड लिख रहे हैं और धन भी कमा रहे हैं, उनको बेस्ट सेलर हो रहे हैं, उन्हें पैसा भी दे रही हैं पब्लिशिंग कंपनियां। लेकिन मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगी। एक तो आप इतना अच्छा लिखिए, अगर रॉयल्टी के मकसद से लिखेंगे तो आप बाजार के लिए लिख रहे हैं, और मुझे लग रहा है जब आप बाजार के लिए लिखते हैं तो फिर आप व्यापारी हैं। तो आपकी लेखनी जारी रहेगी आगे भी? हाँ, बिल्कुल जारी रहेगी मेरी लेखनी, तो लग रहा है कि लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ बहुत पढूँ। अभी मेरा उपन्यास आया, उसके बाद से अब तक मैं 2 उपन्यास पढ़ चुकी हूँ, और अभी मेरी बहुत सारी किताबें पाइपलाइन में हैं जो मुझे पढ़नी है, और पढ़ने से फिर मुझे ऊर्जा मिलती है, और एक चेंज भी होता है ना। इंसान जो है मीठे के बाद नमकीन खाता है, नमकीन के बाद फिर चटपटा कुछ खाता है, तो इस तरह मेरे लिए लेखन और जो पठन पाठन है वो साथ साथ चलता तो है। लेखन में तड़का आप लगाती रहेंगी, लेकिन बहुत सारे आपने किताबें लिखी, उपन्यास, कहानियाँ या फिर कविता, सबसे ज़्यादा आपका वो पसंदीदा कौन सा रहा और कौन सा वो है जो दर्शकों को पढ़ना चाहिए? देखिए, अब ये तो वही बात हो गई कि माँ को पूछे कौन सा बच्चा सबसे प्यारा ये है। बड़ा डिफिकल्ट रहता है बड़ा फिर भी, मुश्किल। लेकिन फिर भी कहते हैं कि हाँ, कुछ तो ऐसा है जो आपके दिल को छू जाए और दर्शकों तक पहुँचे तो उनकी आत्मा को छू जाए। देखिए, मेरा पिछला उपन्यास एक सपना लापता, बहुत मेहनत से वो मैंने 5 वर्षों में लिखा, और वो मैं चाहती हूँ कि मेरे युवा साथी पढ़ें, युवा पाठक कॉलेज के बच्चे पढ़ें, और क्योंकि वो एक पर्वतारोही की जीवन यात्रा है, और पर्वतारोहण एक ऐसी एक विधा है, एक ऐसा अलग तरह का प्रशिक्षण है। इस पर बहुत ज़्यादा लिखा भी नहीं गया, और मैंने बहुत इसको शिद्दत से लिखा है, और एक मतलब वास्तविक पर्वतारोही के जीवन की कथा है। इसमें कथा रस भी मिलेगा, पर्वतारोहण की इसमें टेक्निक्स भी मिलेंगी, और मतलब आपको काफ़ी कुछ इसमें आनंद देने की चीज़ें हैं। पर एक किताब जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो है एक टीचर की डायरी, और मैं चाहूँगी उसको हर माता पिता, हर शिक्षक, हर छात्र छात्रा, वो स्कूल का हो चाहे कॉलेज का हो, क्योंकि मैं लगभग 32 वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में रही। पिछले लगभग 6 वर्ष मैंने कॉलेज में पढ़ाया, उसके पहले 24 वर्ष मैंने स्कूली शिक्षा में रही। तो मैंने किशोरों की समस्याओं को बहुत करीब से देखा जाना, और मेरे अपने शिक्षक के जीवन के जो बहुत ही अचरज भरे किस्से हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो मेरे मेरे स्टूडेंट्स और मेरे बीच, जो उन्होंने किसी को नहीं बताई, मुझे बताई, उनकी समस्याएं, उनका मैंने कैसे निदान किया, और कैसे उसको कहानी के रूप में मैंने ढालकर उनकी निजता को कायम रखते हुए, ये किताब मेरी बहुत पूरे बिहार के पुस्तकालयों में, पूरे छत्तीसगढ़ के पुस्तकालयों में हज़ारों किताबें गई इसकी, और मुझे लग रहा है इसको शायद 4-5 साल हो गए छपे। आज भी मुझे सप्ताह में 1-2 फ़ोन मेरे पाठकों के आते हैं, और तब मेरा मन खुश हो जाता है। ये तो आपकी कमाई है, लेकिन हाँ। वो कौन सी आपकी किताबें रही जिन्हें सम्मानित किया गया हो, जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार वगैरह नहीं, मिल रहा हो? ऐसा किसी किताब को तो मैं तो एक टीचर की डायरी को ये पुरस्कार ही मानती हूँ ना, कि इसकी हज़ारों मतलब प्रतियां बिकीं, और मेरे प्रकाशक ने भी लाखों कमाया, और मुझे भी इससे उन्होंने अच्छी खासी रकम दी, और ये हज़ारों लोग ही पढ़ रहे हैं, ये पुरस्कार है। हालांकि मुझे बहुत सारे और पुरस्कार मिले हैं, लेकिन किसी विशेष किताब को मिला हो, ये मुझे लग रहा है अभी मैं इस रेस में शायद अभी मैं चल रही हूँ, ये यात्रा जारी रहेगी, और मुझे नहीं लगता मैं किसी पुरस्कार को ध्यान में रख के लिखती हूँ। और हर किताब की अपनी किस्मत होती है, किस्मत होगी शब्दों की तो वो पहुँचेंगे, और नहीं होगी तो मुझे तो बहुत रचनात्मक सुकून देते हैं जब मैं लिखती हूँ, और वो मुझे मिलता रहेगा। जी, तो अब आखिरी सवाल ये कि क्या धैर्यता वो रहती है जो रखनी चाहिए लेखकों के लिए? आपने जैसा 5 साल बताया एक किताब को लिखने के लिए, और फिर किस तरीके से अभी ज़रूरत है उनको कि लिखे तो वो धैर्यता रखे, अपने लेखन से ये नहीं देखे कि नहीं मुझे ये अवार्ड चाहिए, ये पुरस्कार चाहिए तो ही लिखे, और फिर किस तरीके से उन्हें अभी जो ज़रूरत है वो अपने लेखनी में वो आगे जारी रखे। तो पहले जैसा
जैसे आपने कहा फेसबुक पे लिखते हैं कुछ भी, तो उनको असली लेखक बनने के लिए कितनी धैर्यता की ज़रूरत होनी चाहिए, ये भी बताइए? नहीं देखिए, मैंने पहले ही आपको कह दिया है कि पहले बहुत पढ़ना है। पर अगर आपको लगता है कि अब तो साहित्य लेखन को लोग अपना करियर भी बना रहे हैं, तो सचमुच अगर करियर बनाना है तो ज़रूर बनाइए। मैं उसके लिए हतोत्साहित नहीं करूँगी, आप ज़रूर बनाइए। उसके लिए फिर आप शुरू से दिशा अपनी तय कीजिए। आप अपने छात्र जीवन से ही पढ़ाई की किताबों के अलावा आप खूब पढ़िए। इतना पढ़िए कि आप में एक कहा जाए साहित्य का संस्कार पैदा हो जाए, और उसके बाद फिर जब लिखना शुरू करते हैं तो आप किसी अच्छे जानकार को, पारंगत जो है, स्थापित जो लेखक हैं, जिनका अच्छा माना जाता है, उनसे दिखवाइए। जैसे आप प्रश्न पत्र की जांच करवाते हैं, आप बिना उसके, आपको गुजरना पड़ेगा उस परीक्षा से, कसौटी पे घिस के ही पता लगता है सोना है कि नहीं। जी, मैम यही अभी आपको मैं रोक रही हूँ बीच में, इसीलिए मैंने दोबारा फिर घुमा के पूछा, क्योंकि अभी के जितने भी हमारे युवा हैं पढ़ने से बहुत बचते हैं। जब से ये डिजिटल क्रांति आई है, तो बहुत ज़रूरत आप भी कह रही हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि कितनी पढ़ने की ज़रूरत है। और एक तरफ ये भी है कि क्या आपका अब कोई ऐसा है किताब जो अभी जल्दी आने वाला है? हाँ, नहीं अभी कैसे इतनी जल्दी आएगा? आपने कहा 5 वर्ष मेरे उपन्यास को लगे, वो शोधपरक उपन्यास था। मैंने बहुत रिसर्च किया उसके लिए, लेकिन दूसरा उपन्यास मैंने 8-9 महीने में लिखा। तो समय कितना लगेगा किसी कहानी, उपन्यास, या ये निर्भर करता है कि आपने विषय क्या चुना है। विषय पर जो है निर्भर करता है। और कविता तो स्वतः स्फूर्त एक भाव है, वो प्रस्फुटित होती है। जैसे वर्षा जो है उसके साथ वो अपने आप कुकुरमुत्ते जो हैं वो उग जाते हैं। तो मेरी निजी अनुभव रहा है कि कविता स्वयं फूटती है, और कहानी जो है वो एक प्रकार से, जैसे एक मकान बनाने से पहले नक्शा बनाना पड़ता है, वो है। और उपन्यास तो फिर बृहद कार्य है, वो तो बहुत बड़ा। उपन्यास तो अंतिम चरण है। अगर आप उपन्यास लिख लिए तो समझिए आपकी कलम अब थोड़ी घिसकर चिकनी हो गई है। और धैर्य की जहाँ तक बात है, कोई ज़बरन लेखक ना बने। अगर बनने की प्रबल इच्छा है, पढ़िए। और रोज़ आप, अगर सचमुच लेखन में रुचि है, आप रोज़ शाम को, आप जैसे युवाओं को कहूँगी, आप 4 पंक्तियाँ भी लिखिए। ममता कालिया जी ने कहा, जैसे एक दुकान खोलकर जो एक व्यापारी है वो कहता है मुझे बोहनी करनी है, बिना बोहनी किए मैं दुकान बंद नहीं करूंगा, एक भी ग्राहक आए, मतलब बोहनी करना। तो लेखक के लिए या जो लिखने का शौक है उसके लिए बोहनी है। रोज 4 पंक्तियां लिखो। आज दिन भर क्या हुआ, आज मैं किससे मिला, मैंने कौन सा दृश्य देखा, मेरे मन में क्या भाव है, आज मैं दुखी हुआ या सुखी हुआ, किसी ने मुझसे झगड़ा किया, उसी पर लिखो। इस तरह कम से कम आपकी कलम जो है ना वो चिकनी होगी। भले ही टाइप होता है आजकल, तो कलम से नहीं लिखते, पर आपके अंदर लेखन का फिर जो है कुशलता आएगी, पारंगत होंगे। और उसके बाद छपना तो बहुत दूर है, छपने की तो इच्छा मुझे लग रहा है कि इंसान को वो गौण है। आप लिखिए, लिखिए, खूब लिखिए। मेरी मेरी जो एक किताब, पहली किताब छपी थी 57 पंखुड़ियाँ, उसमें मेरा लगता है 20 वर्षों का जो लिखा हुआ था ना, वो छोटा 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 जमा था, वो उसका संकलन था। तो ये होता है। मैंने तो नहीं सोचा मैंने कविता लिखी या फट से वो छप जाए, या ये कहानी लिखी। तो आप लिख के उसको जमा कीजिए। जी, अब हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगी? काफ़ी समय हो चुका है, तो अब हमारे दर्शकों से आप जो कहना चाहती हैं, वो भी हमारे चैनल के लिए कोई कुछ 2 शब्द कह दीजिए। नहीं, मैं मैं तो काफ़ी कुछ कह चुकी। आगाज़ जो आपका चैनल है, इसको मैं बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। और आगाज़ चैनल का ही बहुत खूबसूरत आगाज़ है, और पूरी उम्मीद है अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप अगर लोगों को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, और हमारे दर्शक, श्रोता, जो युवा हैं या जो महिलाएं हैं, उन सबको अनेक प्रकार के जो लोग आते हैं, अतिथि आते हैं, उनसे विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी मिलती है। उससे वो सीख सकते हैं, जो उन्हें ठीक लगता है जीवन में उतार सकते हैं। और मुझे यही कहना है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम आज़ाद देश के वासी हैं। हर देश का वासी जो है वो अपनी मिट्टी से प्यार करे। हम
मैं ना हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना ईसाई हूँ, ना मैं बिहारी हूँ, ना मैं बंगाली हूँ, ना मैं कहा जाए कि गुजराती हूँ। मैं एक भारतीय हूँ। ये भारतीयता की जो हमारे भीतर एक ये है जुड़ाव है अपने भारतीयता से, अगर ये हम में आ जाएगी तो मेरा ख़्याल है तभी हम एक अच्छे नागरिक, अच्छे परिवारजन, अच्छे पड़ोसी और अच्छे व्यक्ति बन सकेंगे। और अच्छे व्यक्ति से अच्छा समाज बनता है, और हम सबको इस समाज को आगे ले जाने की ज़िम्मेदारी है, और ख़ास तौर से हमारे युवा वर्ग को। आप सब इस समाज के कर्णधार हैं, लेकिन आपकी ये ट्रेनिंग चल रही है कि आप किस तरह से क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या लिखते हैं और जीवन को किस रूप में लेते हैं। तो मन में अच्छे भाव रखिए, मेहनत कीजिए, संघर्ष से मत भागिए। संघर्ष आपको निखारेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपना कीमती वक्त देने के लिए और इतनी ढेर सारी बातें करने के लिए। और वो क्या है लेखनी के पीछे की कहानी, क्या रहती है एक लेखक की अपनी जुबानी, कैसे वो शब्दों को उकेरते हैं, पन्नों पे लाते हैं और कैसे वो दर्शकों तक पहुंचाते हैं और प्रकाशकों तक वो कैसे अपनी पहचान बनाते हुए अपने आप को स्थापित करते हैं। तो ये थी हमारे साथ भावना प्रकाश, जिन्होंने अपनी भावनाओं को पन्नों पे उकेरा, शब्दों को नए तरीके से अलग अलग भाषाओं में उन्होंने स्थापित किया और अपनी भावनाओं को उकेरते हुए लेखनी की शिखर को आज तक वो ऊपर तक पहुंचा रही हैं। तो देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्या प्रतिक्रिया है आपकी, कमेंट कर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।